हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आई की यहाँ पे PT 365 जो कि अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है हमारी। हम लोग मार्च से लेकर मई तक के बीच में जितनी भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक तक हमारी कंप्लीट हो गई। तो इन्वायरमेंट की टॉपिक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पॉल्यूशन देखेंगे। पॉल्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे BS4 व्हीकल को रोका जा रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे। ब्लैक कार्बन लेवल देखेंगे हिमालय ग्लेशियर में। यूरेनियम कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ग्राउंड वाटर में, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे, जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि पॉल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पे BS4 व्हीकल्स को यहाँ पे रोका गया है, इसके सेल और रजिस्ट्रेशन को। तो देख लेते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक आप लोगों को पता है मार्च से ही यहाँ पे स्टार्ट हो गया था लॉकडाउन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो डेट है उसको 31 मार्च 2020 तक एक्सटेंड किया गया था। और ये डेडलाइन था कि यहाँ पे BS4 जो इमिशंस यहाँ पे आपका नॉर्म कंप्लाइंट व्हीकल्स है उसको यहाँ पे बेचना और रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पे बंद करना है। बट नाउ अब कम्प्लीटली इसको रोक दिया गया है। तो इसके बारे में देखेंगे। ये भारत स्टेज 4 व्हीकल है। तो देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे इमिशन नॉर्म्स है। फर्स्ट स्टेज ऑफ मास इमिशन नॉर्म्स अगर हम लोग देखें तो ये कब आया था। ये पेट्रोल व्हीकल में आया था 1991 में, और डीजल व्हीकल में आया था ये 1992 में। तो सबसे पहले पेट्रोल व्हीकल के लिए यहाँ पे लाया गया था, क्योंकि जब भी पेट्रोल आप देखोगे कि कंबशन होता है या फिर जैसे ही कि व्हीकल चलता है तो उससे आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो बहुत ज़्यादा इमिट होता है, तो इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ मास इमिशन नॉर्म्स लाया गया था। 2000 में क्या हुआ कि जो पैसेंजर कार्स और जो कमर्शियल व्हीकल है वो यहाँ पे यूरो की जो फर्स्ट है उसको यहाँ पे मीट किया गया, और इंडिया का यहाँ पे 2020 नॉर्म्स भारत स्टेज आ गया। जो हम लोग यहाँ पे भारत स्टेज नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, ये यूरोप का यहाँ पे यूरो 1 है, सेम वैसे ही है, उसी को हम लोग यहाँ पे उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। भारत स्टेज नॉर्म्स की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको सेट किया गया कि कैसे यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट के जो यहाँ पे आउटपुट है उसको रेगुलेट करना है। यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन है उससे जो यहाँ पे इमिट होता है उसको यहाँ पे रोकना है, जैसे कि मोटर व्हीकल्स वगैरह में देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट गैस जो है अब इसको कवर किया जाएगा इस नॉर्म्स के अंदर, यानी कि जो जो गैस यहाँ से निकलते हैं उसको इस नॉर्म्स के अंदर कवर किया जाएगा। कौन कौन से गैस को कवर किया जाता है ये ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, पर्टिकुलर मैटर। ठीक है। उसके बाद ये सारे नॉर्म्स जो है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर ही बेस्ड है। अगर हम लोग देखें ड्रास्टिक राइज हो रहा है हमारे यहाँ, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और दिल्ली की तो क्या बात बोलूँ। 2006 में इंडिया के द्वारा यहाँ पे आप देखोगे कि BS5 नॉर्म्स को स्किप कर दिया गया और डायरेक्टली हम लोग जंप किए हैं BS6 नॉर्म्स में, और वो भी 2020 से। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा था। IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से भी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे द्वारा जो स्टेप लिया गया कि भी भारत स्टेज 5 नॉर्म्स को जो है यहाँ पे स्किप कर दिया गया और हम लोग जंप कर गए भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को। फर्दर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये रूल किया गया कि भारत स्टेज जो 4 व्हीकल है अब वो सोल्ड नहीं होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से ना ये बेचा जाएगा ना ये रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो मेजर स्टैंडर्ड देख लेते हैं, यानी कि अब हमारे यहाँ क्या फॉलो किया जा रहा है, तो भारत स्टेज 6 फॉलो किया जा रहा है। तो भारत स्टेज 6 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं इन दोनों को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो यहाँ पे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स को देखें। एक व्हीकल जिसमें कि BS6 स्टैंडर्ड है तो इसकी इंजन जो है ना इसको यहाँ पे BS6 फ्यूल की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर BS6 व्हीकल जो है अगर वो BS4 फ्यूल ग्रेड को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका जो है ना इस BS6 एमिशन नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे BS6 अगर हम लोग नॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि इंजन भी वही होना चाहिए और उसी स्टेज का आपका फ्यूल भी होना चाहिए। अगर इंजन यहाँ पे BS6 है और फ्यूल यहाँ पे BS4 है तो ये आपका नॉर्म्स नहीं फॉलो किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर BS4 व्हीकल है और वो यहाँ पे BS6 ग्रेड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी आप देखो कि इंजन जो है ना वो इमिशन बहुत ज़्यादा करेगा। तो इसलिए इस तरीके का आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे क्या सेट किया गया है। कैसे यहाँ पे BS6 जो है ये बेटर है BS4 से, ये देख लेते हैं। सबसे पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो लेवल है BS6 ग्रेड डीजल इंजन में या फिर पेट्रोल इंजन में ये आपका कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग डीजल में देखें तो 70% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड की इमिशन कम हो जाएगी। पेट्रोल की बात करें तो 25% तक जो है इसकी जो इमिशन है वो कम हो जाएगी। BS6 की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर भी यहाँ पे आपका 80% तक जो है कम हो जाएगा अगर BS4 डीजल व्हीकल के कंपैरिजन में देखें तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने भारी मात्रा में जो है इमिशन कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम लोग
इमिशन स्टैंडर्ड देखें कोई न्यू व्हीकल के लिए, तो रेगुलेशन जो है ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जा रहा है रेफरेंस और कमर्शियल फ्यूल के लिए। सल्फ़र अगर हम लोग देखें तो सल्फ़र भी 5 टाइम्स यहाँ पे आपका कम हो जाएगा। साथ ही साथ रिडक्शन कहने को यहाँ पे बताया जा रहा है कि 80% तक सल्फ़र भी यहाँ पे आपका कम हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ सल्फ़र, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब यहाँ पे कम हो जाएंगे। डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर की बात करूँ तो यहाँ पे, और सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन की बात करूँ तो ये भी आपका इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है BS6 नॉर्म्स में, और जो कि यहाँ पे BS4 का पार्ट नहीं था। तो ये दोनों भी याद रखना है, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर है और सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है। अगर यहाँ पे सेलेक्टिव कैटालिटिक अगर रिडक्शन की बात करें तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और ये मॉलिक्यूलर मींस यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो है ये कन्वर्ट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि NO को नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद ये अमोनिया में इसको रिएक्ट कराया जाता है, वो भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जो हार्मफुल इमिशन है वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो सेलेक्टिव कैटालिटिक यहाँ पे रिडक्शन का क्या काम है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, इसी से यहाँ पे हार्मफुल इमिशंस कम हो जाता है। रियल ड्राइविंग इमिशन है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार हमारा भारत स्टेज 6 इमिशन नॉर्म्स में। इससे क्या होगा कि व्हीकल की जो इमिशन है वो रियल टाइम कंडीशन में यहाँ पे बताया जाएगा। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक होगा, ये भी मैंडेटरी है सारे व्हीकल के लिए, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि यहाँ पे व्हीकल ओनर को और रिपेयर टेक्नीशियंस को यहाँ पे एक्सेस देगा कि उनकी बहुत सारे जो व्हीकल सब सिस्टम है उसका क्या स्टेटस है। तो ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक होगा, यानी कि यहाँ पे दिखते जाएगा कि आपके व्हीकल का जो है क्या यहाँ पे स्टेटस है, किस तरीके से जो है यहाँ पे टेक्नीशियन एक्सेस जो है, ये सारी चीज़ें ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक होगी। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है BS6 नॉर्म्स के बारे में। अब आते हैं सेकेंड आर्टिकल, ब्लैक कार्बन लेवल स्पाइक एट हिमालय ग्लेशियर। तो हिमालय ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन लेवल की जो देखने को मिल रहा है ये बढ़ गई है। स्टडी यहाँ पे कंडक्ट किया गया है ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशंस, वो भी गंगोत्री ग्लेशियर के नियर में, और ये रिवील किया गया है यहाँ पे BC कंसंट्रेशंस में कि जिससे कि 400 टाइम्स जो है समर के टाइम में यहाँ पे ब्लैक कार्बन का जो लेवल है वो बढ़ गया है। ये क्यों हुआ है? सबसे पहला इमिशंस यहाँ पे एग्रीकल्चर बर्निंग से बताया जा रहा है, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट हमारा कंट्री का है इसमें एग्रीकल्चर बर्निंग के कारण इमिशन हो गया। फॉरेस्ट फायर आप लोगों को देखने को मिलता है कि हिमालय स्लोप्स में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होता है। उसके बाद अगर समर में है होता है, और लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट है पॉल्यूटेंट्स का, वो भी विंटर में। तो ये 3 रीज़न यहाँ पे मेजर बताया जा रहा है जिसके कारण ब्लैक कार्बन लेवल जो है हिमालय ग्लेशियर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो कंसंट्रेशन है इससे क्या होता है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसके कारण जो है ग्लेशियर जो हमारे हिमालय और तिब्बत वाले रीजन में वो पिघलते जा रहे हैं। हिमालय, हिंदू कुश और तिब्बतियन प्लेटू जो है कलेक्टिवली आप इसको देखोगे कि थर्ड पोल कहा जाता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आइस मासेस है हमारे पोलर रीजन के बाहर। तो ये भी ध्यान रखना है। अब बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन एक सॉलिड पार्टिकल या फिर एरोजोल है जो कि ये इनकम्प्लीट कंबशन से, अगर फॉसिल फ्यूल या फिर बायोमास अगर जलाया जा रहा है तो अगर आधा अधूरा जला हुआ है तो उससे यहाँ पे ब्लैक कार्बन निकलता है। इससे क्या होता है कि ब्लैक कार्बन जैसे कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और मिलियन टाइम्स ये मोर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में देखें। साथ ही साथ ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है क्लाइमेट चेंज में। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा जो सेकंड लार्जेस्ट कहा जाता है वो ब्लैक कार्बन है। ये थोड़े समय के लिए ही रहता है एटमॉस्फेयर में, यानी कि एक दिन या फिर कुछ दिन या फिर कुछ वीक तक ही रहता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जब ये अर्थ में आता है तो ये हमारे स्नो और आइस के सरफेस को काला कर देता है, और इससे क्या होता है कि हमारा अल्बीडो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। तो अल्बीडो डिक्रीज़ हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि स्नो वार्म हो रहा है और यहाँ पे मेल्टिंग बहुत फास्ट हो रहा है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये स्नो है, ये सन है, सन से यहाँ पे रोशनी आती है, जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट आता है उससे ज़्यादा ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट चला जाता है, तो इसको कहते हैं अल्बीडो। ठीक है, तो मान लीजिए कि अल्बीडो अगर यहाँ पे आपका रिड्यूस हो गया, इट मीन्स कि देखिए जितना यहाँ पे रेज आएगा उससे ज़्यादा ये आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्ट बैक ज़्यादा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे आइस के द्वारा जो है ना ये इसको लाइट रेज को ये एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, क्योंकि इसकी सतह जो है ब्लैक हो गई है, और ब्लैक कलर में आप देखते हो कि सनलाइट जो है गर्मी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे आइस में भी ये गर्मी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, इससे कि आइस सीट में बहुत ज़्यादा आपका गर्मी देखने को मिल रहा है, और गर्म होगा तो उससे क्या होगा कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद ब्राउन कार्बन के बारे में ही आप लोग इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ब्लैक कार्बन ब्राउन कार्बन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्राउन कार्बन जो है
ये आप देखोगे कि यहाँ पे पॉसिबल कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज का देखने को मिलता है। पॉसिबल कॉज है यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन, जिसको कि हम लोग लाइट ब्राउन कलर भी कहते हैं, ये स्ट्रांगली अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यहाँ पे विजिबल बहुत कम दिखता है। ठीक है, टाइप ऑफ ब्राउन कार्बन आप देखोगे तो जैसे कि टार मटेरियल है, स्मोल्डिंग फायर से या फिर कोल कंबशन से निकलता है। ब्रेकडाउन जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बढ़ जाते हैं आपका बायोमास बर्निंग से, तो ये सारे तरीके से आपका ब्राउन कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लैक कार्बन जो है मेनली यहाँ पे हाई टेम्परेचर कंबशन प्रोसेस से निकलता है, और ब्राउन कार्बन जो है मेनली यहाँ पे बायोमास कंबशन से निकलता है। तो ये दोनों डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो गया है, वो भी यूरेनियम कंटामिनेशन देखने को मिल रहा है। तो एक न्यू स्टडी यहाँ पे कंडक्ट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके और महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर पटना के द्वारा, जिसमें ये पाया गया है कि बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट में से ग्राउंड वाटर में जो है यूरेनियम कंटामिनेशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखने को मिल रहा है कि यूरेनियम कंटेंट जो है वो डिटेक्ट किया गया है बिहार के अंडरग्राउंड वाटर में। साथ ही साथ यूरेनियम कंटामिनेशंस जो है वो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ से एलिवेट हो गया है, तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट बैंड से, साथ ही साथ ईस्ट ऑफ गंगा रिवर से और रनिंग साउथ ऑफ द गंगा रिवर से, जो कि आपका झारखंड में होते हुए वो जाता है। तो इसको आप ये बात ध्यान में रखिए कि बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, इवन 10 डिस्ट्रिक्ट में, टोटल यहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, 38 आपको देखने को मिलेगा, उसमें से 10 में से जो है ग्राउंड वाटर आपका कंटामिनेट हो गया है। यूरेनियम कंटामिनेशन इंडिया में देख लेते हैं। WHO के द्वारा यहाँ पे लिमिट बताया गया है कि ये 30 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आर्सेनिक हो गया, अदर टॉक्सिक या हेवी मेटल्स के कारण जो है ये बताया गया है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा कि ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो यहाँ पे कोई भी लिमिट मेंटेन नहीं किया जा रहा है यूरेनियम को। तो आप लोग देखते हैं कि आर्सेनिक का कुछ यहाँ पे लिमिट है, साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन जो है आपको देखने को मिलता है दूसरे दूसरे हेवी मेटल्स के प्रेजेंस से, तो एक लिमिट बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूरेनियम के लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यूरेनियम क्या है, अगर मान लीजिए पानी आप पी रहे हो उसमें यूरेनियम आपका मिला हुआ है, तो उससे आपको क्या क्या हो सकता है, उससे बहुत प्रॉब्लम वाली डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि आपकी किडनी से रिलेटेड बीमारी हो सकता है, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, थायराइड कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, सीरियस कोई एलिमेंट हो सकता है। तो यानी कि यूरेनियम कंटामिनेटेड अगर आप वाटर पीते हो तो इससे आपको इन सारे जो डिजीज़ है उसको इन्विटेशन मिल जाएगा। सोर्स ऑफ यूरेनियम क्या है, यूरेनियम आपका नेचुरली अकरिंग है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग पंपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पे यूरेनियम का प्रॉब्लम निकल कर आता है। इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आप देखोगे तो एक्विफायर है, जिसमें कि सेडिमेंट कैरीड डाउन किया जाता है हिमालय से, वो भी स्ट्रीम से, और यूरेनियम रिच ग्रेनाइट रॉक से। इस एक्विफायर का जो ओवर यूज़ होता है ह्यूमन यूज़ के लिए, तो ये इससे क्या होता है कि वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके कारण यूरेनियम की जो सॉलिबिलिटी है वाटर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूरेनियम का अगर इंटरेक्शन देखें अदर केमिकल से, वो भी ग्राउंड वाटर में, जैसे कि बायोकार्बोनेट हो गया, इससे क्या होता है कि सॉलिबिलिटी इन्हांस हो जाता है। इसी की जैसा अगर हम लोग नाइट्रेट पॉल्यूशन देखें तो ये नाइट्रस जो फर्टिलाइज़र है उसके ओवर यूज़ के कारण होता है। तो नाइट्रस फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे इंडिया में यूज़ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा उसमें सब्सिडी बहुत ज़्यादा दिया जाता है और फार्मर्स को उतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वाले ही वो फर्टिलाइज़र ले आते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो मिट्टी में दिया जाता है उसमें मिक्स किया जाता है, उसके बाद मिट्टी में जो पानी दिया जाता है, इससे क्या होता है कि ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिस के नीचे चले जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिससे कि यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ठीक है कंटामिनेशन हम लोग हर जगह देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिया के पार्ट में देख रहे हैं, बट सोल्यूशन क्या है ये समझना होगा। XC2 ट्रीटमेंट है, यानी कि रेडियो एक्टिव जो कंटामिनेट हो गया है ग्राउंड वाटर में, जैसे कि, तो यहाँ पे सबसे पहला सॉल्यूशन है एब्जॉर्प्शन, यानी कि आयन एक्सचेंज। जो वाटर सोल्यूबल कंटामिनेट हो गया है उसको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के द्वारा यहाँ पे कैप्चर किया जाएगा। और एब्जॉर्प्शन किस में, तो सॉलिड सपोर्ट में, जैसे कि ये नेचुरल भी हो सकता है या फिर सिंथेटिक मटेरियल हो सकता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने का प्रोसेस करना है, जिसके थ्रू ये जो कंटामिनेशन है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। सेकेंड है प्रेसिपिटेशन, ये मोस्टली प्रैक्टिस्ड है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर ये प्रेसिपिटेशन होगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे अल्कली का एडिशन होगा और साथ ही साथ pH लेवल भी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो प्रेसिपिटेशन होगा तो वो प्रेसिपिटेशन जब रिस्क के जो है ग्राउंड वाटर में जाएगा तो उससे एक एडिशन मिलेगा, यानी कि पानी कहीं ना कहीं क्लीन होगा। ठीक है, रेमेडियल स्ट्रैटेजीज अगर हम लोग देखें तो इन सीटू केमिकल स्टेबलाइजेशन में, तो यहाँ पे रिडॉक्स टेक्नोलॉजी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अटेम्प्ट किया जाता है जिससे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कंडीशन है उसको यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है और यूरेनियम की जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है उसको कम करने का कोशिश किया जाता है।
साथ ही एक फ्लशिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि फ्लश कर दो और ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या है कि सॉलिड फेज जो यहाँ पे यूरेनियम है उसको डिसॉल्व किया जाता है, और हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी है जिसके थ्रू जो यूरेनियम आपका सॉल्युबल हो गया ना उसको हटाया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके का टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यूरेनियम की कंसंट्रेशन को कम किया जाता है। तो हाई यूरेनियम आप लोग देख सकते हो कि कहाँ कहाँ है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बताया जा रहा है, अच्छा बिहार के बारे में तो बताया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो कि पंजाब में भी बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में बस एक डिस्ट्रिक्ट में दिखाया जा रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी है, हरियाणा में भी है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी है। तो लगभग लगभग आप लोग देख सकते हो कि 90% हमारे कंट्री का एरिया जो है इसमें कवर्ड हो चुका है। ओके, तो पॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले आर्कटिक ओजोन होल के बारे में देखते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक रेयर होल जो है ये ओपन अप हो गया है ओजोन लेयर में, और जो कि आर्कटिक के ऊपर है। तो ये आपका जो है एक ओपन अप हो गया था होल, तो वो अब क्लोज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका ठीक हो रहा है ओजोन होल। ये आर्कटिक ओजोन होल की बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक एनालिसिस किया गया है डेटा का, जो कि यहाँ पे कोपरनिकस सेंटिनेल 5P सैटेलाइट है, जो कि यहाँ पे दिखाता है कि कैसे ओजोन लेवल जो है ना ये अपने लोएस्ट पॉइंट में पहुँच चुका है। पोलर वर्टेक्स स्प्लिट हुआ है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है समर में, तो इससे जो पोलर वर्टेक्स है, जो कि एक आपका देखने को मिलेगा कि विंड की डायरेक्शन होती है, तो वो यहाँ पे स्प्लिट हो गया है, जिससे कि ओजोन रिच जो एयर है उसको अलाउ किया गया है कि वो आर्कटिक में जो है वो आर्कटिक रीजन में आए, और इससे जो आर्कटिक होल था वो यहाँ पे हील हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि ये जो आपका लोएस्ट पॉइंट में आ गया है ओजोन लेवल, तो लोएस्ट पॉइंट में कितना आया है, 205 डॉप्सन यूनिट आया है। तो डॉप्सन यूनिट होता क्या है, एक मोस्ट कॉमन यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग ओजोन कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं। 1 डॉप्स ऑफ यूनिट जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन है, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि कैसे यहाँ पे प्योर आपका जो ओजोन का लेयर है वो यहाँ पे फॉर्म हो, ठीक है। अगर अर्थ सरफेस में देखें तो ओजोन लेयर जो है इसकी एवरेज थिकनेस कितनी है, तो 300 डॉप्स ऑफ यूनिट है, और एक लेयर है जिसमें कि 3 मिलीमीटर थिक आपको देखने को मिलेगा। तो 300 हमारा यहाँ पे ओजोन लेयर का थिकनेस होता है डॉप्स ऑफ यूनिट में, जिससे कि हम लोग ओजोन लेयर को यहाँ पे मेज़र करते हैं। अब ये लोएस्ट पॉइंट में आ चुका है, यानी कि 100 कम होकर 205 डॉप्स ऑफ यूनिट पहुँच चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों ये आर्कटिक होल जो है ना ये इस साल यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ, ठीक है, आर्कटिक ओजोन होल। तो एक मेजर रीज़न ये बताया जा रहा है 2020 आर्कटिक ओजोन होल का पोलर वर्टेक्स, सबसे मेजर रीज़न यही है, वो भी विंटर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और परसिस्टेंट हो जाता है। पोलर वर्टेक्स होता क्या है, पोलर वर्टेक्स आपको देखने को मिलेगा एक लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर है और ठंडी हवा है, जो कि वो भी अर्थ के पोल में, यानी कि दोनों पोल में आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि एक लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोल्ड एयर है, जो कि अर्थ के पोल को दोनों तरफ से ये आपका सराउंड किया गया है। ये आपका जो है ना पोल के अगल बगल ही होता है पोलर वर्टेक्स, इसका नाम ही है पोलर वर्टेक्स, इट मीन्स कि ये पोल्स के ही सराउंड होता है। लेकिन समर में बहुत कमज़ोर हो जाता है और विंटर में ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो विंटर में ये इतना स्ट्रॉन्ग था और ये इतना तेज़ी से ये मूव कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग को ओजोन आर्कटिक ओजोन होल जो है वो देखने को मिला है। तो सबसे मेजर रीज़न यही है। और देखते हैं पोलर वर्टेक्स के बारे में। तो ये जो टर्म है वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर, यानी कि आप लोग देखो कि ये क्लॉकवाइज ऐसे आपको देखने को मिलेगा, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स इस तरीके से आपका फ्लो ऑफ एयर होगा, जिससे कि ये जो कोल्डर एयर है ना ये आपका और ज़्यादा ये ठंडा रहता है, यानी कि ये हेल्प करता है कि ये एयर जो है और ज़्यादा ठंडा रहे पोल्स में चारों ओर। इससे क्या होता है कि फ्रिजिड आर्कटिक एयर जो है वो मोस्टली आपका आर्कटिक रीजन में ही लॉक रहता है और यहीं से आपका घूमता है। तो ये काफ़ी इसको जो है आपका फ्रिजिड रखता है, रादर देन कि ये चारों ओर घूमे, या फिर आपका ये जो एक्सट्रीमली कोल्ड एयर है ये कुछ प्लेसेस में जाए, जैसे कि यूएसए वगैरह में भी चले जाए, तो उस तरीके से नहीं होता है। ये इतना ज़्यादा आपका ठंडा और काउंटर क्लॉकवाइज इसका जो डायरेक्शन है उसके वजह से ये जो आपका एयर है आर्कटिक रीजन में ही स्टिक रहता है। ये काफ़ी स्टेबल होता है, और कोल्ड एयर आप देखोगे कि इसमें अलाउ किया जाता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड को। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर्म करता है, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो कि सनलाइट से रिएक्ट करता है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन आपका यहाँ फॉर्म होता है। तो ये केमिकल है जिसके कारण अल्टीमेटली ओजोन डिस्ट्रॉय होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि आप लोग समझ गए होंगे। रोबोस्ट जो यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स है ये ओजोन रिच एयर को प्रिवेंट करता है दूसरे रीजन से, कि यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से एयर आपका जाए, जिससे कि ओजोन लेवल ही यहाँ पे आपका डिप्लीट हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये आपका पूरी तरीके से
जो काउंटर क्लॉकवाइज जो ये डायरेक्शन है फ्लो ऑफ एयर का पोलर वर्टेक्स में, इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है वहाँ पे, और ये आपका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट कर देता है जिससे कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्म होता है। और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्म होने से क्या होता है कि यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बन जाता है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पे सनलाइट से रिएक्ट करता है जिससे कि क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन के फॉर्मेशन से क्या होता है कि यही केमिकल है क्लोरीन, जिसके कारण ओजोन डिस्ट्रॉय होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्यों ओजोन होल जो है, आर्कटिक ओजोन होल, ये रेयर है अगर हम लोग अंटार्कटिक ओजोन होल में देखें, क्योंकि अंटार्कटिक ओजोन होल हम लोग काफ़ी लंबे सालों से देखते आ रहे हैं कि उसमें होल है, अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ है। हालांकि कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि अंटार्कटिक ओजोन होल भी रिकवर हो रहा है, हील हो रहा है, बट फिर भी काफ़ी रेयर सुनने को मिलता है ना कि अंटार्कटिक ओजोन होल तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। आई थिंक कि जब से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तब से ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रहे होंगे, बट आर्कटिक ओजोन होल बहुत रेयर होता है। क्यों है? क्योंकि ओजोन होल आप देखोगे तो ये अंटार्कटिक में हर एक साल ये आपका अकर होता है ड्यूरिंग सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग में। ये जो कंडीशन है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग ओजोन जो डिप्लीशंस है वो होता है, तो नॉर्मली ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता है। तो हर साल आपको इस तरीके का ओजोन होल जो डेवलपिंग ओवर, यानी कि ओजोन होल आपका हर एक साल अंटार्कटिक में ये डेवलप हो जाता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग आता है और ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है जिसमें कि ओजोन डिप्लीट होते हैं। तो ये कंडीशन यानी कि जो कंडीशन है, जो आपका इन्वायरमेंट कंडीशन है, वो नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं प्रोवाइड होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में वो ज़्यादा प्रोवाइड होता है ओजोन होल के लिए। जो आर्कटिक स्ट्रेटोस्फेयर है यूजुअली ये लेस आइसोलेटेड है, यानी कि आप लोग देखोगे तो ये अंटार्कटिक और जो आर्कटिक और अंटार्कटिक है, आर्कटिक रीजन आपको नॉर्थ पोल में देखने को मिलेगा, अंटार्कटिक रीजन आपका साउथ पोल में। तो साउथ पोल में आप अंटार्कटिक रीजन देखोगे ना तो बहुत ही अलग थलग है, आइसोलेट देखने को मिलेगा। लेकिन आर्कटिक रीजन में आप देखोगे कि बहुत सारे कंट्रीज इसके नियर बाय भी है, रशिया भी देखने को मिलेगा, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, उसके बाद अलास्का वाला रीजन आपका, जो अलास्का बोल रही हूँ, जो नॉर्थ अमेरिका है वो वाला रीजन, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सराउंडेड है सारी कंट्रीज़। लेकिन ये अंटार्कटिक बहुत ज़्यादा आपका अलग है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि लैंड मासेस है और माउंटेन रेंज तो है ना, ये वेदर पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा वो नदर्न हेमिस्फीयर में, आर्कटिक वाले पोल में जो है, आर्कटिक रीजन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, लैंड मासेस भी होता है और माउंटेन रेंज भी होता है। इसी से यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो पोलर वर्टेक्स है वो नदर्न हेमिस्फीयर में यूजुअली वीकर होता है और मोर पर्ट्यूटेंट होता है अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में देखें, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा लो नहीं देखने को मिलता है। आर्कटिक ओजोन होल जो है ये अनयूजुअल है, इसलिए हम लोग सिर्फ कुछ ही इवेंट देखते हैं, जैसे कि एक डिकेड में एक बार देखते हैं। तो कॉन्ट्रारी अगर हम लोग अंटार्कटिक ओजोन होल की बात करें तो ये रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि लास्ट यहाँ पे 35 ईयर्स से तो है हम लोग अंटार्कटिक होल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहीं पे आप लोग देख सकते हो कि ये सारे रीज़न है। सबसे पहले क्या है कि जो फेवरेबल कंडीशन है ओजोन होल डेवलप होने का, तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। सेकंड है कि आपका जो आर्कटिक रीजन है वो आइसोलेट नहीं है, लैंड मास से और माउंटेन रेंजेस से घिरा है, जैसे कि वहाँ की जो एयर है वो वगैरह वहाँ पे आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। लेकिन अंटार्कटिक रीजन काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट है, तो यहाँ पे बहुत इजी बनता है और इजी रहता है इस तरीके का ओजोन होल डेवलप होने में। साथ ही पोलर वर्टेक्स अगर हम लोग देखें तो नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तब हमारा आर्कटिक ओजोन होल डेवलप हो जाता है और यूजुअली अगर हम लोग देखें तो ये वीक रहता है। सो ये 3 रीज़न है जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि ओजोन होल जो आर्कटिक में है वो रेयर है एज़ कम्पेरिजन टू अंटार्कटिक में। इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ है, उसको देख लेते हैं। एक रिसर्च पब्लिश किया गया है जर्नल नेचर में, जिसमें कि ओजोन लेयर बताया गया है कि ये कंटिन्यू हील हो रहा है और ये बहुत ही जल्दी जो है आपका रिकवर भी हो जाएगा कम्प्लीटली। जो रिकवरिंग ओजोन होल है ये आपका 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से यहाँ पे देखने को मिला है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ग्लोबल एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें कि बात की गई थी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो ओजोन होल यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग जो सबस्टांस है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, उसको कम्प्लीटली फेज आउट करना है। कहने का मतलब है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कहाँ होता है? आपके रेफ्रिजरेटर में होता है, आपके एयर कंडीशन में होता है। जो गैजेट आपको कम्प्लीटली और बहुत ही कम समय में आपको जो कूलिंग प्रोवाइड करता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अंदर आपको ठंडा देता है लेकिन बाहर वो उतनी ही गर्मी प्रदान करता है, उतना ही आपका जो है इमिशन होता है, जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज नहीं, यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस को जो है फेज आउट करने के लिए लाया गया था, जिससे कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है वो हील हो सके। ओजोन डिप्लीशंस अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयर है ना उसको ये ठंडा रखता है।
साथ ही जो विंड है पोलर वर्टेक्स का उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, और जो विंड है आपका उसको अफेक्ट करता है। अल्टीमेटली अगर हम लोग ओजोन डिप्लीशंस देखें तो ये मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम में आपका शिफ्ट हुआ है और ड्राई रीजन में एट द एज ऑफ ट्रॉपिक्स टुवर्ड साउथ पोल में। 2000 से अगर हम लोग देखें तो जो सदर्न हेमिस्फीयर का सर्कुलेशंस है ये आपका एक्सपेंड करना स्टॉप हुआ है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो सर्कुलेशंस देखने को मिला है ये आपका और ज़्यादा बढ़ने से स्टॉप हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ओजोन होल जो है वो आपका रिकवर हो रहा है। ओजोन लेयर अगर हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर में देखें तो ये हमें जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। ओजोन लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है कि जो सूरज से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उसको धरती तक नहीं आने देता है, वो उससे जो है छन के हमारे पास अच्छे रेज आते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्टली अर्थ तक पहुँचे तो हमें बहुत तरीके के स्किन डिजीज़ हो सकते हैं, साथ ही एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी ये बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अंटार्कटिक एक्सपीरियंस फर्स्ट नोन हीट वेव से। तो यहाँ पे अंटार्कटिक वाले रीजन में हम लोग हीट वेव भी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अंटार्कटिक वाले रीजन में अगर हीट वेव आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इस तरीके की न्यूज़ काफ़ी यूनिक बन जाती है। तो इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप लोग को ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।